हेलो एवरीवन। क्वांट्स चेकलिस्ट आशीष अरोड़ा सर की चेकलिस्ट है क्वांट्स से रिलेटेड। आज हम कर रहे हैं चेकलिस्ट नंबर कितना 281। ये आपकी बिल्कुल करंट चेकलिस्ट है। अगर हम देखें ये आपकी 8 अप्रैल का मान लीजिए 2023, ठीक है। इसमें सर ने जैसे इसका पीडीएफ अवेलेबल करवाया था हमें, बिल्कुल लेटेस्ट जिसको बोलते हैं वो पीडीएफ है। 281 नंबर अभी चल रहा है एंड नेक्स्ट 1-2 दिन में नेक्स्ट आपकी पीडीएफ आ जाएगी। तो मैं पहले स्टार्टिंग की पीडीएफ्स करवा रही थी, जैसे 1 से स्टार्ट कर रही थी। फिर मैंने सोचा कि वो पीछे वाली पीडीएफ्स तो करते रहें सोल्व क्वांट्स के मीन्स अर्थमेटिक के क्वेश्चन, लेकिन क्या इंपॉर्टेंट है कि जो लेटेस्ट पैटर्न आ रहा है या जो भी चीज़ है जो सर लेटेस्ट करवा रहे हैं वो भी आपके पीडीएफ, एक लेटेस्ट वाला एंड एक लास्ट वाला। इस तरह से अगर आपका पीडीएफ चलेंगे तो आपकी आगे की भी तैयारी रहेगी और आप लास्ट का भी कवर कर पाएंगे। पीडीएफ टोटल अब तक 281 पीडीएफ हो चुके हैं, ठीक है, जो सर ने हमें अवेलेबल करवाए हैं। आगे भी मिलते रहेंगे। आप ये मत सोचिए कि जो अभी वाले पीडीएफ हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लास्ट वाले इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि अर्थमेटिक आपका सेम ही है। मान लीजिए कि 1 साल पहले कोई टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन था एंड अब है टाइम एंड वर्क, तो उसी तरह से सोल्व किया जाएगा, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप अपना अर्थमेटिक अच्छा करना चाहते हैं, बुक से पढ़ना नहीं चाहते या फिर बेसिक्स ढंग से क्लियर नहीं है, एक बार बेसिक्स की वीडियो देखनी है तो देख लीजिए। अदरवाइज़ क्या करिए, हर चेकलिस्ट के अंदर 25 या फिर 20 क्वेश्चंस है, अलग अलग टाइप की क्वेश्चंस है। नेक्स्ट के अंदर अलग टाइप के क्वेश्चन। एक ऐसा टाइम आएगा ना क्वेश्चन सिमिलर होंगे, जैसे वोवल्स कम टुगेदर, इस टाइप का एक बार आपने सीख लिया, आप हर पीडीएफ में से अगर वो क्वेश्चन हो वो सोल्व कर सकते हैं। तो आप क्या करिए, पीडीएफ भी अटेम्प्ट करके देखिए। ये पीडीएफ चेकलिस्ट आप वीडियो सोल्यूशन इसके देख सकते हैं। एक बार 5 से 6 चेकलिस्ट मेरी देख के, मतलब वीडियोस देख के देखिए, आपको कितना फ़र्क पड़ेगा। उससे मे बी इम्प्रूवमेंट हो जाए, आपके लिए अच्छा हो। तो मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल थी ये चेकलिस्ट, इसीलिए मैं आप सबको सोल्व करवा रही हूँ। कई बार अगर बेसिक या फिर एक जैसे नहीं करना चाह रहे तो आप इससे 10 से 20 पीडीएफ करके देखिए, मे बी आपका इससे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो जाए। इम्प्रूवमेंट होगा अगर आप इन पीडीएफ से करते हैं। तो चलिए हम इस पीडीएफ को स्टार्ट करते हैं। 281 नंबर पीडीएफ। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। 2 कार्ड आर ड्रॉन टुगेदर फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। आपको पता है ये कार्ड्स का क्वेश्चन आता है। टोटल आपके 52 कार्ड्स होते हैं। हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है क्या। 1 इज स्पेड एंड अदर इज डायमंड, ठीक है। एक हुकुम का हो और दूसरा क्या हो, हीरे का, डायमंड का। अगर आप देखें 4 टाइप के कार्ड्स होते हैं, जिसमें से एक स्पेड होगा। इसमें 13 कार्ड्स होते हैं स्पेड के अंदर, ठीक है। डायमंड के अंदर भी 13 कार्ड होते हैं, बाकी जो बच गए उनमें भी 13 टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। अब हमें बताना है कि एक तो स्पेड का होना चाहिए। स्पेड के कितने होते हैं, 13 में से एक होना चाहिए, तो क्या करेंगे 13C1। डायमंड का भी 1 होना चाहिए, तो डायमंड में भी 13 होते हैं, 13C1। इससे हमें किसको डिवाइड करना है, टोटल कार्ड्स को। टोटल कितने हैं 52, जिसमें से कितने कार्ड्स आएंगे C2। आपको इसको सोल्व करना है। C1 या फिर C2 को कैसे सोल्व किया जाता है, नीचे 1 पावर है, इसका मतलब इस वैल्यू को कितने तक खोल दीजिए, 1 तक। 13 मतलब एक वैल्यू, और 1 फैक्टोरियल तो डिवाइड में 1 तो वैसे भी कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट 13। ये देखिए आप 52 को कैसे खोलते हैं, नीचे 2 दे रखा है तो इस वैल्यू को 2 तक एक्सपेंड करो, मतलब 52 51 2 तक एक्सपेंड किया। फिर ये 2 है आपका, ये डिवाइड में 2 × 1, ये फैक्टोरियल खुल जाएगा। ये 2 आपका ऊपर चला जाएगा। इसको अगर हम कट करते हैं तो क्या आएगा यहाँ पे, 13 से ये 4 पे एंड ये 2, तो आपका क्या रेशो बनेगा, 13 बाय में 102। बी हमारा आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब बॉय स्टार्टेड फ्रॉम हिज होम बाय बाईसाइकिल एट 9 AM। वो 9 AM स्टार्ट करता है। मान लीजिए कि ये बॉय है, इसने क्या किया, 9 बजे स्टार्ट किया अपने घर से चलना। स्पीड है इसकी 16 km/h। उसका जो बड़ा भाई है वो उससे 1 घंटा 15 मिनट, मतलब 1.25 घंटा बाद वो जाता है मोटरसाइकिल के ऊपर, ठीक है। सेम पाथ है, उसको 12:30 बजे तक, मतलब उसको क्रॉस कर जाता है, मतलब 12:30 बजे तक वो उसके पास पहुंच जाता है। हमें बताना है कि मोटरसाइकिल की स्पीड क्या है। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि वो 12:30 बजे तक उस तक पहुंचा। ST = D। जब स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई किया तो आपका क्या बनता है, डिस्टेंस। 9 बजे स्टार्ट हुआ था, 12:30 बजे तक वो एक एक्चुअल मान लेते हैं कि एक उसकी जगह थी, वहाँ तक पहुँच गया। मान लीजिए कि अपने स्कूल तक पहुँच गया, ठीक है। 12:30 कितना टाइम लगा 9 बजे से उसको, 10 11 12 12:30, मतलब उसको 3.5 घंटे लगे।
3.5 घंटे को हम 3.5 आवर लिख सकते हैं। ठीक है, इसकी स्पीड कितनी है 16 किलोमीटर। हम इसका डिस्टेंस निकाल लेते हैं कि इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। इसको स्पीड है इसकी कितनी 16 किलोमीटर, टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं 3.5 घंटे 3.5। ये पॉइंट को खोलेंगे तो 10 आपका नीचे आ जाएगा, 5 से 7 2 एंड 2 पे कट करेंगे 8। 56 किलोमीटर का इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है। ठीक है, डिस्टेंस बॉय ने कितना ट्रेवल कर दिया 56 किलोमीटर का। अब नेक्स्ट क्या बारी आती है, अब हमें बात करनी है कि उसके भाई की जो मोटरसाइकिल पे जा रहा था उसकी कितनी स्पीड है। ठीक है, इसकी स्पीड निकालने के लिए हम सबसे पहले, हमें स्पीड नहीं पता, डिस्टेंस दोनों ने सेम ट्रेवल किया है, हमें क्या निकालना है स्पीड, तो डिस्टेंस बाय टाइम आएगा। यहाँ पे डिस्टेंस 56 सेम दोनों ने ही ट्रेवल किया है, बस आपको इसके टाइम से डिवाइड करना है, इसकी स्पीड आ जाएगी। टाइम देखिए सबसे पहले, ये 9 बजे स्टार्ट हुआ है, 12:30 बजे तक इसको लगे 3.5 घंटे, बट ये 1 घंटे 15 मिनट इससे लेट चला है, तो कितने घंटे, मतलब इसको कितना टोटल टाइम लगा, इसको टाइम लगा 2 घंटे 15 मिनट। अब 2 घंटे 15 मिनट को कैसे लिखना होता है, हम लिखेंगे 15 को आप 15/60 लिख सकते हैं, बिकॉज हमें घंटे में कन्वर्ट करना है, तो क्या हो जाएगा 1/4। ये क्या बनेगा आपका 9/4। अगर आप इसको खोलते हो तो 2.25, या फिर नॉर्मल आप 9/4 भी लिख सकते हैं। तो टाइम इसको 9/4 लगा, कितने टाइम में ये अपनी जगह पर पहुंच जाएगा, तो इसको टाइम लगेगा डिवाइड बाय में 9, 24 8/9, ये हमारा आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 3rd नंबर। ट्रेडर्स हैं P&Q, वो खरीदते हैं 2 डिफरेंट गुड्स, एक 1000 रुपये है, एक 2000 रुपये का। ठीक है, इनका मतलब कॉस्ट प्राइस ये है, तो CP मान लेते हैं कि अगर मैं फर्स्ट का CP देखूँ तो वो 1000 रुपये है, अगर मैं सेकंड का CP देखूँ तो वो 2000 रुपये है। ठीक है, उसके बाद क्या किया कि जो P है, मान लेते हैं ये P है एंड ये आपका Q है। P ने क्या किया, जैसे 1000 रुपये की कोई चीज़ खरीद कर लाया, उसका जो मार्क प्राइस होता है, जो एक्चुअल वैल्यू लिखी होती है प्राइस के ऊपर, MRP जिसको बोलते हैं, उसको X% बढ़ाकर लिख दिया। मतलब मान लीजिए कि 100 रुपये की चीज़ थी तो 20% बढ़ा के लिखा, तो 120 लिख दिया उसने। लेकिन Q ने क्या किया, उसने 2x बढ़ा दिया। इसने कितना बढ़ाया X%, इसने 2x% बढ़ा दिया उस चीज़ को। लेकिन Q ने क्या किया कि डिस्काउंट भी दे दिया X% का। अब हमें बताना है कि इफ़ बोथ मैनेज द सेम नॉन ज़ीरो प्रॉफिट देन फाइंड द वैल्यू ऑफ X। नॉन ज़ीरो प्रॉफिट मतलब दोनों का प्रॉफिट सेम है, हमें बताना है कि X की क्या वैल्यू है, कितना प्राइस उसने बढ़ा के बोला था, हमें ये वैल्यू निकालनी है। ठीक है, इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। किस तरह से सोल्व करेंगे, सबसे पहले हम मान लिया हमने कि X है। ठीक है, हम कई बार क्या होता है कि मान लीजिए किसी चीज़ की वैल्यू 100 है और उसने 20% इंक्रीज़ किया, तो हम क्या करते हैं 120 करने के लिए 100 + 20 करते हैं। कई बार वैल्यू स्मॉल में होती है तो हम 1 प्लस भी समथिंग अज्यूम करके चल पड़ते हैं, तो यहाँ पे हम 1 अज्यूम करके चलेंगे। आप मान लीजिए कि 1000 रुपये है, 1000 इन्होंने CP दे रखा है, फर्स्ट का P का कंपैरिजन करते हैं, उसने वैल्यू बढ़ा के लिखी, कितनी बढ़ा के लिखी उसने X%। इसका मतलब X + 1, 1 + X लिख सकते हैं। टोटल किसी भी वैल्यू को या तो 100% मानते हैं या फिर 1 भी कंप्लीट यूनिट होती है, इसमें 1 ऐड कर दिया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करेंगे, ये आपका क्या निकल के आया है सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस और जितना प्रॉफिट निकल के आया। अब इसमें से अगर मैं CP 1000 सब्ट्रैक्ट करती हूँ, मतलब क्या होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस करना होता तो ही तो प्रॉफिट आएगा। इन्होंने बोला कि प्रॉफिट इक्वल है, इसीलिए हमें दोनों का प्रॉफिट निकाल के उसको इक्वल रखना है। फर्स्ट इक्वेशन ये होगी आपकी। सेकंड क्या होगी, सेकंड इक्वेशन बनेगी 2000, इसने कितना प्रॉफिट इंक्रीज़ किया है 2x, तो हम क्या लिखेंगे 1 + 2x। इसने डिस्काउंट भी दिया है, जो भी डिस्काउंट दिया होता है वो 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 - x, इतना इसने डिस्काउंट दे दिया। अब इसका CP इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना है 2000। हमें इसको सोल्व करना है, आपको X की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, कितनी X की वैल्यू आएगी, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे सोल्व करते हैं तो ये 1000 बनेगा और ये 1000 से 1000 कट हो जाएगा, मतलब 1000x यहाँ पे बचेगा। इस साइड अगर हम सोल्व करते हैं तो आपके पास क्या वैल्यू बचेगी, यहाँ पे आपके पास बचेगा, इधर 1000 बच गया तो यहाँ पे है 4000x। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे 4000x माइनस x से x आपका कट हो जाएगा इज इक्वल टू 0। हमने 1000 कॉमन ले लिया
तो 4x माइनस 1 बचेगा इज इक्वल टू 0। ये 0 हो जाएगा, लेकिन इसकी वैल्यू क्या बनेगी, x की 1/4। x की वैल्यू 1/4 बन गई लास्ट में, तो हम 1 किसको 100 को एज्यूम करके चले थे, मतलब 100/4 करेंगे। इसका मतलब x की वैल्यू है 25। उन्होंने 25% उस वैल्यू को बढ़ा के किया था। आपको जस्ट इस इक्वेशन को सोल्व करना है, आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। रमन ने 2 बाइक खरीदी 16,000 मतलब 1,65,000 रुपये की। ही सोल्ड वन ऑफ दैम एट अ प्रॉफिट ऑफ 15% और दूसरी को बेचा 60% प्रॉफिट के ऊपर। हमें बताना है कि इन्होंने कहा कि जो सेलिंग प्राइस है वो दोनों का सेम है, तो कॉस्ट प्राइस बताओ फर्स्ट बाइक का। ये टोटल प्राइस है, इसमें दोनों बाइक खरीदी गई, एक कुछ लॉस पे दूसरी प्रॉफिट पे। सेलिंग प्राइस इक्वल है, सेलिंग प्राइस इक्वल है तो हम क्या करें, दोनों को इक्वल रख लेते हैं। किस तरह से इक्वल रखेंगे, पहले मान लेते हैं कि पहली बाइक का प्राइस है x, प्रॉफिट हुआ 15%, तो 100 में ऐड करेंगे 115/100 लिख सकते हैं हम इसको। ये इसका क्या आ गया, सेलिंग प्राइस। ये दोनों इक्वल हैं, मतलब फर्स्ट का सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू सेकंड का सेलिंग प्राइस। सेकंड का क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस 1,65,000, ये x हो गया, तो दूसरा माइनस x करना पड़ेगा। और कितना प्रॉफिट हुआ है 160, 60% का प्रॉफिट है। हमें यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि फर्स्ट बाइक का प्राइस कॉस्ट प्राइस निकालना है। कॉस्ट प्राइस हम CP क्या मान के चले हैं, x। फर्स्ट का हमने x माना था और सेकंड का CP क्या हो जाएगा, 1,65,000 माइनस x। 100 से 100 दोनों साइड कट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये बनेगा आपका 115x, और उधर से जब हम इसको 160 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी वैल्यू बनेगी। ठीक है, और ये बन जाएगा आपका माइनस 160x। 160 इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो ये टोटल वैल्यू बनेगी आपकी 275x। 275x इज इक्वल टू इस वैल्यू के। तो हमें डिवाइड करना है अब किससे, 264 1 2 3 4 5 zeros एंड डिवाइड करना है 275 से। ठीक है, सबसे पहले हम 5 पे कट करें तो कितना आ जाएगा आपका 55। इसको भी 5 पे कट करें तो 5 2 8। नेक्स्ट ये 11 पे कट हो जाएगा 5, और इसको 11 पे कट करते हैं तो कितना आ जाएगा 4 8 40। 5 से कट किया तो 96,000। इसका मतलब फर्स्ट बाइक का कितना प्राइस है 96,000, तो हमारा आंसर आएगा इसका डी। अगला क्वेश्चन करते हैं, 5th नंबर। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ द वेज, व्हाट आर द नंबर ऑफ वेज इन विच द लेटर ऑफ द वर्ड इंस्पिरेशनल कैन बी अरेंज सो दैट वोवल्स कम टुगेदर। कई बार आ जाता है ये क्वेश्चन, पहले की भी चेकलिस्ट में करवाया हुआ आपको। तो इसको सबसे पहले तो कैसे लिखते हैं, पहले आप लिख लीजिए इसको। वोवल कौन से होते हैं, वोवल्स होते हैं AEIOU। ठीक है, 5 वोवल्स होते हैं। अब आप ये देख लीजिए कि इसमें कितने वोवल्स दे रखे हैं। सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 वोवल्स हैं। ठीक है, वोवल्स आपके कितने आ गए 6, एंड कॉन्सोनेंट कितने हैं, जो बाकी बच गए वो आपके कॉन्सोनेंट्स हैं। कितने हैं कॉन्सोनेंट्स यहाँ पे, 7 कॉन्सोनेंट्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 है, सॉरी, कॉन्सोनेंट 7 हो गए। तो आपको किस तरह से लिखना होता है, इन्होंने बोला कि वोवल्स कम टुगेदर, वोवल एक साथ आने चाहिए। इसका मतलब जो 6 वोवल हैं उनको हम 1 यूनिट एज्यूम कर लेते हैं। कॉन्सोनेंट कितने हैं 7, और वोवल्स को कितना यूनिट एज्यूम किया है 1, तो टोटल कितनी यूनिट्स बन गई 8। तो आपको करना है 8 फैक्टोरियल। अब इससे किसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करेंगे कि जो कॉन्सोनेंट्स हैं उनमें कोई रिपीट हो रहा है क्या। अब देखिए n आ रहा है कहीं पे, एक बार n है, दूसरी बार भी आ रहा है, 2 बार n आ रहा है, तो आपको 2 फैक्टोरियल करना है। 3 बार होती चीज़ रिपीट तो 3 फैक्टोरियल, 4 बार तो 4 फैक्टोरियल। s देखिए आगे आ रहा है क्या, s कहीं पे नहीं आ रहा, p भी नहीं आ रहा, r भी अगर हम देखें तो कहीं पे नहीं आ रहा। इसका मतलब सिर्फ एक n ही है जो रिपीट हो रहा है, तो ये काम कंप्लीट हो गया। अब हमें वोवल्स की बारी आती है। वोवल्स कितने हैं 6, तो आपको लिखना है 6 फैक्टोरियल। अब देखिए कि कोई चीज़ वोवल्स में रिपीट हो रही है या नहीं। अब देखिए कितनी बार आया है, आई 3 बार दे रखा है, जैसे फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड 3 बार है, तो हम क्या लिखेंगे 3 फैक्टोरियल। उसके बाद क्या वैल्यू रिपीट हो रही है, ए देखिए आप 2 बार आया हुआ है, तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाई में 2 फैक्टोरियल। बाकी वैल्यूज़ कुछ भी नहीं आ रही। अब जस्ट आपको इसको सोल्व करना है। इसको सोल्व किस तरह से करते हैं हम,
फैक्टोरियल्स में कोई वैल्यू दे रखी है तो उसको कंप्लीट आपको ओपन करना होता है। अब हम देखते हैं कि फैक्टोरियल को कैसे ओपन किया जाता है। ठीक है, वैल्यू आपके पास क्या आई थी, लास्ट में वैल्यू थी 8 फैक्टोरियल डिवाइड में 2 फैक्टोरियल और मल्टीप्लाई था आपका 6 फैक्टोरियल 3 एंड 2। 8 फैक्टोरियल दे रखा है तो आप 8 को तब तक खोल दीजिए जब तक 1 नहीं आता। तो 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। ठीक है, और यहाँ पे भी 2 एंड 1। आपको जस्ट 1 तक, जहाँ तक 1 नहीं आता, कंप्लीट वैल्यू ख़त्म नहीं हो जाती, वहाँ तक आपको ओपन करना है इसको। ठीक है, नीचे आ जाएगा 3 2 1 एंड 2 और 1। 3 2 से ये कंप्लीट कट हो गया। 2 से अगर हम कट करें तो यहाँ पे, ठीक है, ये 2 से 2 कट हो जाएगा। आपको जस्ट मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, बी हमारा आंसर आएगा। 6 क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छे क्वेश्चंस है चेकलिस्ट के अंदर, आपकी काफ़ी हद तक अच्छी प्रिपरेशन हो सकती है। मुझे तो पर्सनली जब मैंने चेकलिस्ट को किया तो मेरा बहुत अच्छा स्कोर आया मैथमेटिक्स के अंदर, और मुझे और कहीं से अर्थमेटिक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मीन्स मुझे ये नहीं था कि मैं कहीं से अर्थमेटिक का कोई पीडीएफ डाउनलोड करूं या कुछ और करूं। मुझे इतना अच्छा मटेरियल और इतना ज़्यादा मिल गया था कि बस मेरे में हिम्मत होनी चाहिए मैं कितनी प्रैक्टिस कर सकती हूँ। तो आपको भी जस्ट ऐसे ही करना है। एक टैंक है, एक शेप ऑफ द क्यूबॉइड, जिसकी लेंथ है 8.4। ठीक है, इन्होंने लेंथ दे रखी है आपको, लेंथ हमें दे रखी है 8.4 और ब्रेथ कितनी दे रखी है 3.5 मीटर। वाटर फ्लो करता है एक पाइप के थ्रू 14 लीटर पर सेकेंड, एक सेकेंड में 14 लीटर पानी जा रहा है। द क्रॉस सेक्शन ऑफ द पाइप, मतलब जो पाइप की जो चौड़ाई दे रखी है, मतलब इस तरह से, वो क्या दे रखी है 7 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। हमें बताना है, सर्कल नहीं है, फाइंड द हाइट अप टू विच द वाटर लेवल राइज इन द टैंक इन 60 मिनट। मतलब 60 मिनट में वाटर का लेवल कितना बढ़ जाएगा, मतलब उसके अंदर कितना लेवल तक पानी भरा जाएगा, हमें वो बताना है। ठीक है, सबसे पहले अगर हम देखें, पाइप 7x5 है, वॉल्यूम कितनी होगी वाटर की, वॉल्यूम ऑफ वाटर कैसे निकलता है, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। लेंथ कितनी दे रखी है 8.4, ब्रेथ है 3.5 एंड एच। वॉल्यूम यहाँ से ये निकल के आ गया ये फॉर्मूला। ठीक है, इस वॉल्यूम को हम किसके इक्वल रखेंगे, 8.4, आप यहाँ से देखिए 8.4 3.5 एंड मल्टीप्लाई हाइट इज इक्वल टू, पाइप के इक्वल रखेंगे। पाइप की कितनी है 7 सेंटीमीटर, लेकिन बाकी वैल्यू क्या है मीटर में है, तो इसको सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 100। 5 सेंटीमीटर को भी मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई करते हैं क्या, कितना पानी डाल रहे हैं अपनी 14 लीटर पर सेकेंड, तो 14 से मल्टीप्लाई करेंगे, पर सेकेंड में इतना पानी डाल रहा है। यहाँ पे आपको बताना है 60 मिनट के अंदर, मतलब 60 मिनट में कितना बनेगा, एक सेकेंड में इतना पानी आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, 60 मिनट्स हो गए, मिनट्स को सेकेंड में बदलने के लिए फिर 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमें यहाँ से एच को सोल्व करना है। आप एच को सोल्व करेंगे, आपके पास आंसर आएगा 6 मीटर। हाइट मतलब 6 मीटर तक आपका पानी भरा जाएगा उस टैंक के अंदर। ठीक है, प्री के अंदर अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है, तो अगर आपके पास टाइम है जिसमें कैलकुलेशन बड़ी होती है, जैसे देखिए आप अभी तैयारी कर रहे हैं, जैसे जैसे आप ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे तो आपको क्वेश्चन को देख के ये पता लग जाएगा कि ये क्वेश्चन आपसे बनेंगे सारे क्वेश्चन, लेकिन आपको ये पता लगेगा कि ये क्वेश्चन अगर मैं अटैम्प्ट करती हूँ तो मे बी मेरे को ज़्यादा टाइम लग सकता है, इससे अच्छा मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्विच कर सकती हूँ। आपको क्वेश्चंस का सिलेक्शन करना आना चाहिए कि मुझे कौन सा करना है और कौन सा स्किप करना है। एग्जाम में सारे क्वेश्चंस करने के नहीं होते, 1 से 2 क्वेश्चन प्रीलिम्स के अंदर एग्जामिनर ऐसे डालता है जो आपका टाइम कंज्यूमिंग होता है, मतलब जो स्टूडेंट उस पर अटक गया वो रह जाते हैं रेस में। तो आपको जस्ट ये सीखना है कि कौन सा क्वेश्चन आपको करना है, कौन सा स्किप करना है। स्किप करने का मतलब ये नहीं है कि आपको उसको अटेम्प्ट ही नहीं करना है, एक बार उसको साइड में करना है। बाकी क्वेश्चन क्या पता आप इस पे 1 मिनट लगा दें एंड लास्ट में क्वेश्चन इतने आसान हो कि 1 मिनट में 3 सॉल्व हो जाए, तो एक बार इसको स्किप कर सकते हैं, फिर आपको दोबारा आना है, जैसे ही आपके पास टाइम बचता है फिर आपको इसको जल्दी जल्दी सोल्व करना है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन करते हैं। 7वां नंबर देखते हैं, मनीषा, नीरज एंड ओमकार टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 8 डेज। तो हम इसको MNO लिख सकते हैं क्योंकि सारे नेम अलग अलग हैं, तो आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। ये किसी काम को 8 दिन में करते हैं। नीरज और ओमकार स्टार्ट करते हैं काम को। ठीक है, इन्होंने बोला कि नीरज और ओमकार ने काम शुरू किया, दोनों ने मिलके कितने दिन तक काम किया, इन्होंने 6 दिन तक काम किया।
उसके बाद मनीषा भी ज्वाइन कर जाती है। नीरज, ओमकार और मनीषा तीनों को मिलके फिर नेक्स्ट कितना टाइम लगता है, 6 दिन और लग जाते हैं। हमें बताना है कि मनीषा अगर अकेली काम करे तो वो कितने दिन में काम को कंप्लीट कर देगी। एक नॉर्मल सी चीज़ है, ठीक है, आप इसको समझिए। 6 दिन तक दोनों ने काम किया, यहाँ पे तीनों ने 6 दिन तक काम किया। हमें सबसे पहले किसका पता है कि तीनों 8 दिन में पूरा काम कंप्लीट कर देते हैं। तीनों 8 दिन में काम कंप्लीट कर देते हैं, इसका मतलब तीनों ने कितने दिन काम कर लिया, 6 काम तो इनका हो चुका है, टोटल ये 8 दिन में काम कर देते हैं। इसका मतलब अगर ये तीनों मिलके काम करें तो इनका कितने दिन का काम बच गया, इनका 2 दिन का काम बच गया, क्योंकि टोटल काम 8 दिन में करते हैं, 6 दिन ये लोग कर चुके हैं। इसका मतलब नीरज, ओमकार और मनीषा का 2 दिन का काम जो बचा हुआ था वो नीरज और ओमकार ने कितने दिन में किया, 6 दिन में। समझ रहे हैं आप? जो ये काम 2 दिन में कर सकते थे तीनों मिलके, वो इन्होंने 6 दिन में काम कंप्लीट किया। इसका मतलब इनका क्या रेशो बन रहा है काम करने का। इसका मतलब हम यहाँ से लिख सकते हैं कि नीरज, ओमकार और मनीषा उस काम को 2 दिन में करने वाले थे, वही काम नीरज और ओमकार ने 6 दिन में किया। अगर हम एलसीएम ले तो 3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1। इसका मतलब नीरज और ओमकार की एफिशिएंसी कितनी है, 1, और तीनों की एफिशिएंसी कितनी है, 3। तो यहाँ से नीरज और ओमकार की 1 एफिशिएंसी सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो मनीषा की कितनी एफिशिएंसी आ जाएगी, 2। तो यहाँ से हमने मनीषा की 2 एफिशिएंसी निकाल ली। जब भी हमें निकालना होता है कि वो कितने दिन में काम को कंप्लीट करेगी, कोई भी मान लीजिए मनीषा या किसी का भी पूछे, तो आपको करना होता है टोटल वर्क और उससे आपको डिवाइड करना है जिसकी भी पूछ रखी हो उसकी एफिशिएंसी। अगर मनीषा का पूछा है तो मनीषा की एफिशिएंसी हमें पता लगी कितनी है, 2। डिवाइड तो हमें करना है 2 से, इतना तो पता है, लेकिन टोटल वर्क हमें निकालना है। टोटल वर्क हमें नहीं पता अभी। टोटल वर्क कैसे निकलता है, यहाँ पे तीनों काम कर रहे हैं, तीनों की हमें एफिशिएंसी भी पता है 3, तो तीनों 3 एफिशिएंसी से 8 दिन में काम को कंप्लीट करते हैं। तो टोटल कितना काम करते हैं, 24। इसका मतलब टोटल काम कितना है, 24। टोटल वर्क है आपका 24। एफिशिएंसी है मनीषा की कितनी, 2 से डिवाइड करेंगे तो इसको कितना टाइम लगेगा, 12 दिन में मनीषा अकेली उस काम को कंप्लीट कर देगी। बहुत ही आसान तरीका है ना। आपके क्वेश्चंस इतनी आसानी से कवर हो जाएंगे। मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किया, राकेश यादव सर की जो बुक में से मैंने टाइम एंड वर्क के 347 समथिंग क्वेश्चंस है, मैंने खुद से किए ना, मुझे इतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ मेरे मैथमेटिक्स के अंदर कि मुझे ऐसे लगा कि क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं, दिमाग में वो मेथड बैठ रहा है, क्योंकि एक टाइप के इतने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस हुए थे वहाँ से। और मैंने पूरी 6.5 घंटे की वीडियो बनाई आपके लिए, अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो टाइम एंड वर्क आपका इतना अमेजिंग हो जाएगा, कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर पार्क, ब्रेथ दे रखी है कितनी, 3 मान लेते हैं, तो लेंथ है 7, 3/7 है किसी चीज़ का, इसका मतलब टोटल वैल्यू है 7, लेंथ 7 है, ब्रेथ हो गई आपकी 3। पेरीमीटर दे रखा है पार्क का कितना, 140, हमें ब्रेथ निकालनी। पेरीमीटर क्या होता है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, रेक्टेंगल का मतलब जो बाहर का जो एरिया है, ये जो बाहर बाहर ये लाइन जा रही है ये आपकी पेरीमीटर है, अंदर की चीज़ होती है वो एरिया है। पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला होता है, 2l + b। तो यहाँ से 2l + b कितना है, 140 दे रखा है। लेंथ अगर हम इसको 3x और ब्रेथ को 3x और लेंथ को 7x रखें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3x + 7x = 140। ये 2 मल्टीप्लाई में है, इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे, 10x = 70। x की वैल्यू कितनी आ गई, 7। आपसे पूछा क्या है, ब्रेथ पूछा है, 3x है, x की वैल्यू है 7, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 21 आपकी ब्रेथ आ जाएगी, ए आंसर है। अगर पूछता लेंथ तो 7 से मल्टीप्लाई कर देते, 49 आपकी लेंथ आ जाती। जो भी पूछे आप वो निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 27 मैन वर्किंग 8 hours a day कैन डू अ वर्क इन 16 days। ये भी आपका टाइम एंड वर्क का ही क्वेश्चन है। सबसे पहले M1 H1 और जितने भी मतलब वो घंटे लगा रहे हैं या फिर डेज लगा रहे हैं, ठीक है, और डिवाइड में वर्क होता है, = M2 H2 D2 डिवाइड में W2। मतलब जो काम होता है वो आपको डिवाइड में रखना है। मगर बोले कि 1/4 काम हो चुका है, 1/3 काम हो चुका है, तो वो डिवाइड में हो जाएगा। अगर बोले कि कंप्लीट काम हो गया तो डिवाइड में 1 आ जाएगा। फिर वो आपसे ये पूछेगा कि कितने हिस्से का काम इतने लोग कर पाएंगे, ठीक है। इसमें क्या पूछ रखा है आपसे, इसमें नॉर्मल है, 27 मैन मल्टीप्लाई किया, 8 घंटे काम करते हैं 16 दिन में, इसका मतलब वो 1 काम कर रहे हैं।
वर्क में हमने क्या लिख दिया 1। अब हमें क्या बताना है कि 24 में 9 घंटे काम करके कितना काम करेंगे। ठीक है, 9 आवर्स अ डे टू डू द सेम वर्क, मतलब कितने दिन में काम कंप्लीट करेंगे। वर्क तो पूरा कर देंगे, इसका मतलब 1 है दोनों साइड। 24 में 9 आवर्स, लेकिन हमें क्या निकालना है, डेज निकालना है, मतलब D2 निकालना है। D2 कैसे निकलेगा, ये सारी चीज़ें इधर जाके डिवाइड में हो जाएंगे। 27, 8, 16 और ये 24 और 9 आपका डिवाइड में हो जाएगा। ये 8 से कट हो जाएगा 3 और ये आ जाएगा आपका 3 से 3 कट गया। 16 डेज़ में वो अपने काम को कंप्लीट कर देंगे। सी हमारा आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक मैन्युफैक्चर है, वो बना रहा है कुछ 2500 पीसीस और 40 पर पीस उसके बिक रहे हैं। ठीक है, एक फैक्ट्री का मालिक लगा लीजिए या फिर कुछ भी है, वो 2500 पीस बना रहा है, पर पीस 40 रुपये का जा रहा है उसका। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हिज एस्टिमेट 5% अगर उसके फेल भी हो जाए ना आइटम, 5% की चीज़ अगर उसकी ख़राब भी हो जाए, फिर भी उसको 25% का प्रॉफिट होता है। आपको ये बताना है कि उसका 40% चीज़ रिजेक्ट हो गई, ये बोला कि ख़राब है, 5% रिजेक्ट हो जाए तो 25% का प्रॉफिट होता है, उसका रिजेक्ट कर दिया 40%। अब हमें बताना है कि उसको प्रॉफिट या फिर लॉस कितना हुआ। सबसे पहले ये देखिए कि परसेंटेज नहीं पूछी, नॉर्मल प्रॉफिट की वैल्यू पूछी आपसे। ठीक है, सबसे पहले हम निकालते हैं कि टोटल कितना प्राइस बनेगा उसका स्टार्टिंग के अंदर। ठीक है, 2500 आइटम है, 40 रुपये का एक है, तो आपको इससे मल्टीप्लाई करना। ठीक है, हमें एक वैल्यू निकालनी है यहाँ पर। टोटल कितना बनेगा आपके पास, 1 लाख रुपये, मतलब 1 लाख रुपये टोटल मान के चलें उसके इतना खर्चा है। ठीक है, 1 लाख के बाद उसने बोला कि अगर 5% ख़राब हो जाए तो भी, अगर 5% ख़राब हो जाए इसका मतलब 1 लाख कोई चीज़ है, इसका 5% ख़राब हो जाए, इसका मतलब इसका 95%। 95% कितना होगा, 95,000। इसका मतलब हम यहाँ पे सेलिंग प्राइस अज्यूम करके चलते हैं 95,000, क्योंकि इसने बोला 5% चाहे ख़राब हो जाए, तो इसका मतलब वो अपनी प्रॉफिट एंड लॉस 95,000 पे निकाल रहा है। तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 95,000। अब 95,000 रुपये पे उसको 25% का प्रॉफिट होता है, तो हम यहाँ से CP कैसे निकाल सकते हैं, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कैसे निकलता होता है, हम करते हैं सेलिंग प्राइस और मल्टीप्लाई होता है जो भी आपका प्रॉफिट कर रखा हो 100। अगर प्रॉफिट 100 प्लस 25 है तो हम यहाँ पे 125 लिखेंगे, इज इक्वल टू CP, तो आपका CP निकल जाएगा। CP SP इन्होंने दे रखा है 95,000 और 100/125 को कट करेंगे तो 4/5, 5 से काटा 19, ये इतना। ठीक है, तो यहाँ से एक्चुअल CP कितना आ जाएगा, 76,000 रुपये। 76,000 रुपये एक्चुअल उसकी कॉस्ट है, वो 95,000 का बेच रहा है, उसको प्रॉफिट कितना हो रहा है, उसको 25% का। इतना समझ आ गया आपको। अब बोला है कि उसके 40% आइटम खराब हो गए। 40% खराब हो गए, इसका मतलब टोटल थे 1 लाख रुपए के। ठीक है, जिसमें से 40% खराब हो गए, इसका मतलब कितना आइटम गया उसका, 60%। 60% गया, इसका मतलब उसकी 60,000 की चीज़ गई। उसकी एक्चुअल कॉस्ट 76,000 की, तो वो खुद दूसरी कंपनी से खरीद के लाया था और उसने 60,000 का बेचा, तो उसको कितना नुकसान हो गया, 76,000 में से 60,000 सब्ट्रैक्ट करो, 16,000 का उसको लॉस हो गया। इन्होंने सिर्फ वैल्यू पूछी है, अगर इन्होंने प्रॉफिट की परसेंटेज पूछी होती तो हम क्या करते, जो प्रॉफिट है मतलब जो लॉस हुआ है 16,000 का, डिवाइड करते CP और मल्टीप्लाई करते 100, हमारी प्रॉफिट की परसेंटेज आ जाती है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ नॉर्मल वैल्यू पूछी है तो हम 16,000 ही आंसर लगाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 11th, इसमें 20 क्वेश्चन है, कंप्लीट चेकलिस्ट करेंगे। आप कंप्लीट क्वेश्चंस करा करो डिफरेंट काइंड्स के, बहुत ज़्यादा अच्छी इंप्रूवमेंट होगी आपकी। द रेशो ऑफ द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल, CP और SP का रेशो दे रखा है 3:4। अगर 25% डिस्काउंट ऑफर किया जाए मार्क प्राइस के ऊपर, प्राइस ऑफ द आर्टिकल, देन द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज व्हाट % मोर देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल। ठीक है, हमें बताना है कि MP कितना ज़्यादा या फिर कम है किससे, कॉस्ट प्राइस से, मतलब -CP कितना ज़्यादा है, डिवाइड में CP मल्टीप्लाई 100 करना पड़ेगा लास्ट में। इसके लिए हमें मार्क प्राइस चाहिए। हम एज्यूम कर लेते हैं कि अगर हमें इसको सोल्व करना है अच्छे से, तो CP एंड SP 3:4 दे रखा है, 30-40 मान लेते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। 25% का उसने डिस्काउंट दिया, तो हमें मार्क प्राइस निकालना है। मार्क प्राइस कैसे निकलता होता है, आपका मेन फॉर्मूला होता है क्या, मार्क प्राइस
यहाँ पे देखिए मार्क प्राइस, जितना डिस्काउंट दिया होता है 100 में से डिस्काउंट को सब्ट्रैक्ट करेंगे, डिवाइड में 100 इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। यहाँ से सेलिंग प्राइस आपको 40 दे रखा है, हम मार्क प्राइस निकाल सकते हैं। कैसे? मार्क प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस है 40, ये 100 है इधर डिवाइड में, उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। डिस्काउंट दे रखा है 25% का, 100 में से 25 सब्ट्रैक्ट करेंगे 75, 25 पे कट करेंगे तो 4, और यहाँ पे कितना बन जाएगा 160 बाय में 3। तो मार्क प्राइस हमें पता चल गया 160 बाय में 3 है। कितना परसेंट ज़्यादा है? परसेंट ज़्यादा करने के लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले हमें इनका डिफरेंस लेना होगा, MP माइनस CP, जो वैल्यू आएगी डिवाइड करना है CP से, क्योंकि CP के कंपैरिजन में पूछा है। सबसे पहले आप डिफरेंस कर लीजिए, डिफरेंस कितना आएगा 160 डिवाइड बाय में 3 माइनस 30, और इसको डिवाइड करना है CP से 30 मल्टीप्लाई 100। आपको इसको सोल्व करना है, ठीक है। 3 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 हो जाएगा। 160 में से हमने 90 को सब्ट्रैक्ट किया, कितना बच गया 70, ठीक है। 70 बच गया, मतलब 70 डिवाइड बाय में कितना है आपका 3, ये वैल्यू है, और नीचे 30 मल्टीप्लाई है और 100 मल्टीप्लाई करेंगे, 0 से 0 कट हो गया। 700 डिवाइड बाय में 9 होगा आपका आंसर, 700 बाय में 9। इसको खोलेंगे तो किस तरह से क्या आंसर आ सकता है इसका, इनमें एग्जैक्टली निकालते हैं। 77 7 बाई 9 हमारा 1 आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, जाकिर स्पेंड 85% ऑफ हिज इनकम ऑन द वेरियस आइटम्स। टोटल सैलरी थी उसकी, जैसे बाकी क्वेश्चंस में क्या करना होता है कि रिमेनिंग से कुछ कंपैरिजन करते हैं। टोटल सैलरी थी 85%, उसने कुछ आइटम्स पे लगा दिया, बाकी उसने बचा ली। टोटल सैलरी होती है 100, इसका मतलब उसने सेविंग कितनी की है 100 में से 85 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना बच जाएगा 15%, इसका मतलब उसकी सेविंग है 15%। आउट ऑफ द टोटल मनी स्पेंड बाय जाकिर इन अ मंथ, 1/5 तो उसने फूड पे लगाई, रिमेनिंग 10,200 ऑन अदर आइटम्स, बाकी बची हुई अदर आइटम पे। हमें बताना है उसकी मंथली सैलरी कितनी है। कई बार क्या सेविंग दी होती है तो हम सेविंग से कंपैरिजन कर लेते हैं, जो भी दी हो आपको उससे कंपैरिजन करके टोटल वैल्यू निकालनी। 15% सेव हो चुकी है, बाकी कितना बच गया 85%। 85% का उसने क्या किया 1/5 फूड पे लगा दिया, बाकी इतना बचा हुआ, तो हमें क्या चाहिए बाकी ही चाहिए। टोटल हम मान लेते हैं x है, उसका 85%, 1/5 चला गया फूड पे। अगर कोई चीज़ 1 है उसमें से 1/5 चला जाए तो कितनी वैल्यू बच जाती है लास्ट में 4/5। इसका मतलब ये 85% का 4/5 है, तो यहाँ पे 4/5 लिखेंगे इज इक्वल टू 10,200। एक्स हमारी टोटल इनकम है, हमें बस एक्स की वैल्यू निकालनी है। 100 उधर मल्टीप्लाई, देन फिर 5 भी डिवाइड में है, मल्टीप्लाई हो जाएगा 85 मल्टीप्लाई 4, ठीक है। यहाँ पे 4 से कट करेंगे, इसको ही काट देते हैं। ठीक है, 0 17 से इसको कट किया, हमारे पास आंसर आएगा इसका 15,000, ठीक है। 15,000 इसका आंसर आएगा। इट मीन्स कैलकुलेट द मनी इनकम ऑफ जाकिर। जाकिर महीने की, इसका मतलब 15,000 रुपये कमाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अंजना अलोन कैन डू 2/3 ऑफ द वर्क इन 16 डेज। यहाँ पे हमेशा टोटल वर्क होता है, जैसे हमने टाइम एंड वर्क में सीखा है टोटल वर्क। अगर ये 2/3 कोई टोटल काम x है, उसका 2/3 16 दिन में करती है, तो कंप्लीट काम को कितने दिन में करेगी 3/2, 8 मल्टीप्लाई 3 24 डेज में, तो यहाँ पे लिखेंगे 24। द टाइम टेकन बाय अंजना इन कंप्लीटिंग 1/3 ऑफ द वर्क इज इक्वल टू रंजना इन कंप्लीटिंग 1/2 ऑफ द वर्क। तो रंजना का कैसे निकालेंगे, अंजना काम करने में 1/3 जो टाइम लेती है, ये टोटल 24 लेती है, तो इसका 1/3 कितना आ जाएगा 8 इज इक्वल टू, ये 8 किसके इक्वल है रंजना के टाइम के 1/2 के इक्वल, मतलब आधा काम वो 8 दिन में करती है, तो कंप्लीट काम कितने दिन में करेगी 16 डेज में, ठीक है। अब आपको यहाँ से एलसीएम लेना है, एलसीएम हम लेते हैं 48, ये आपका टोटल वर्क होगा, यहाँ आएगी आपकी एफिशिएंसी। 48 को जब 24 से डिवाइड करेंगे तो एफिशिएंसी होगी 2, और 16 से करेंगे तो एफिशिएंसी होगी 3। अब इन्होंने पूछा है कि टोटल कितना टाइम लगाएंगे, वो कैसे निकलता होता है, टोटल वर्क डिवाइड करना है एफिशिएंसी से, जिसकी भी एफिशिएंसी पूछी हो। अगर तो ए की पूछी तो ए की एफिशिएंसी, टोटल की पूछी है तो टोटल एफिशिएंसी। टोटल वर्क है आपका 48, टोटल एफिशिएंसी 2 और 3 दोनों को ऐड कर देंगे 5 एफिशिएंसी से वो कितने दिन में काम को कंप्लीट करेंगे
ऑप्शंस में आपके 48/5, 47/5 इस तरह के तो हमारा यही आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 14। द स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर। जब भी स्पीड या बोट या टाइम एंड वर्क किसी भी का भी क्वेश्चन हो, आप ये चीज़ लिख लीजिए, स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका डिस्टेंस बन जाता है। द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज 16 किलोमीटर। इसका मतलब बोट की स्पीड कितनी है यहाँ पे 16 किलोमीटर। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय बोट फ्रॉम पॉइंट ए टू बी डाउन स्ट्रीम इज 12 किलोमीटर मोर देन द डिस्टेंस कवर द सेम बोट फ्रॉम बी टू सी। सबसे पहले हम ये टोटल डिस्टेंस मान लेते हैं। ये हमने ए एज्यूम कर लिया, ये आप बी मान लीजिए। तो ये वाली चीज़ अगर ये डिस्टेंस एक्स है तो ये इससे एक्स प्लस 12, ये 12 ज़्यादा है, ये आपका सी पॉइंट है, ये आपका डिस्टेंस ज़्यादा दे रखा है, ठीक है, ये 12 किलोमीटर ज़्यादा है। जब इस डायरेक्शन में जा रहा है ये डाउन स्ट्रीम में और इसमें जा रहा है अप स्ट्रीम में। सबसे पहले याद रखिए डाउन स्ट्रीम क्या होती है। डाउन स्ट्रीम वो डायरेक्शन होती है, जैसे बोट एंड स्ट्रीम का अगर आपने नहीं किया तो कंप्लीट वीडियो है 1.5 घंटे की, राकेश यादव सर की बुक से आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं बोट एंड स्ट्रीम अच्छा करने के लिए। वो भी चैनल पे अवेलेबल है। पाइप एंड सिस्टम की भी वीडियो अवेलेबल है, पार्टनरशिप कंप्लीट अवेलेबल है, प्रॉफिट एंड लॉस की कुछ वीडियोस हैं, टाइम डिस्टेंस की वीडियो है। अब बहुत सारे चैप्टर्स हैं, आप आराम से कर सकते हैं। सबसे पहले ये देखिए डाउन स्ट्रीम में क्या होता है। डाउन स्ट्रीम में जिस डायरेक्शन में, मान लीजिए कि बोट इस डायरेक्शन में जा रही है तो पानी का बहाव भी इसी डायरेक्शन में, बहाव सेम डायरेक्शन में होता है तो दोनों की स्पीड ऐड हो जाती है। डाउन स्ट्रीम में ये होता है। अप स्ट्रीम में क्या होता है, बोट इस साइड जा रही है, पानी उस साइड, मतलब अपोजिट डायरेक्शन, जिससे बोट की स्पीड कम हो जाती है। तो हमें क्या करना होता है, बोट की स्पीड में से वाटर की स्पीड अप स्ट्रीम में सब्ट्रैक्ट करनी पड़ती है, ठीक है, ये चीज़ें हैं। उसके बाद है द स्पीड ऑफ द करंट इज़ 1/8 ऑफ द स्पीड ऑफ द बोट। स्पीड ऑफ बोट है 16, अगर 16 का 1/8 निकालना हो तो पानी की स्पीड कितनी हो गई करंट की 2 किलोमीटर पर आवर। हमने यहाँ से सोल्व कर लिया। अब हमें बताना है कि कितना टाइम लगेगा बोट को वापस सी से बी आने में, डाउन स्ट्रीम आएगी ये बताना है। सबसे पहले हमें डिस्टेंस निकालना होगा, ठीक है। डिस्टेंस हम कैसे निकालें, डिस्टेंस निकालने के लिए इन्होंने डिस्टेंस का डिफरेंस दे रखा है कि 12 का डिफरेंस है, तो स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। स्टार्टिंग में ए से बी जाएंगे तो डाउन स्ट्रीम जाएंगे, डाउन स्ट्रीम में स्पीड ऐड हो जाएंगी, 16 और 2 18। टाइम मान लेते हैं कि इनको एक्स टाइम लगा, टाइम हमने अज्यूम कर लिया कि टाइम एक्स लगा है, तो 18x। इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, नेक्स्ट जाएगा बी से सी। बी से सी है आपका अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम में क्या होता है, बोट में से पानी की स्पीड कम सब्ट्रैक्ट हो जाती है, तो 16 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 14x। ये आ गया आपका डिस्टेंस का डिफरेंस, जो कितना है 12 किलोमीटर, ये ज़्यादा है तो 12 के इक्वल है। 4x इज इक्वल टू 12, एक्स की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 3, एक्स की वैल्यू यहाँ से 3 किलोमीटर आ गई। एक्स हम मान के चले थे, ये डिस्टेंस ए मान लीजिए, ए प्लस 12, क्योंकि हमने टाइम को भी एक्स ही माना है। इसका मतलब उनको 3 घंटे लगेंगे उस काम को कवर करने में। इन्होंने बोला है कि सेम ही स्पीड है, द स्पीड ऑफ द करंट इतनी, और उनको टाइम भी सेम ही लग रहा है, बस डिस्टेंस का फ़र्क है, इसीलिए टाइम सेम लग रहा है उनको। हमने टाइम निकाल लिया, यहाँ से स्पीड पता है हमें। अब क्या निकालना है आपको, डिस्टेंस निकालिए, क्योंकि बी से सी हमें निकालना है, सी से बी हमें वापस की तरफ आना है डाउन स्ट्रीम, कितना टाइम लगेगा वो बताना है। इसके लिए आपको डिस्टेंस चाहिए, डिस्टेंस को हम टाइम से डिवाइड करेंगे तो आपकी स्पीड निकल के आ जाएगी, ठीक है। स्पीड हमारे पास है, हमें टाइम निकालना है, सॉरी टाइम कितना होगा आपका डिस्टेंस बाय में स्पीड। सबसे पहले डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस निकालने के लिए स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। टाइम है 3 घंटे, कोई भी इक्वेशन ले लो, अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन ले रही हूँ डाउन स्ट्रीम वाली, ठीक है, डाउन स्ट्रीम वाली नहीं, ये इक्वेशन ले लो, क्योंकि हमें ये डिस्टेंस चाहिए, ये 12 कम है, तो 14 को जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 42 हमारे पास क्या आ गया डिस्टेंस। अब हमें निकालना है टाइम, डिस्टेंस आपका 42, स्पीड आपको डाउन स्ट्रीम जानी है सी से बी, डाउन स्ट्रीम में कितनी स्पीड होती है, दोनों ऐड हो जाएंगी 18 से डिवाइड करना है, तो आपका बनेगा 7/3 टू 1/3, इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी या फिर ई आंसर है इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक 75 ml ऑफ मिक्सचर है जो कंटेन करता है मिल्क एंड वाटर इस रेशो के अंदर, तो मिल्क एंड वाटर का रेशो हो गया 8:7, टोटल है 750। जब भी इस तरह का, एक बार आप सीख लीजिए, व्हाट क्वांटिटी ऑफ मिल्क कैन बी एडेड, मतलब कितना और मिल्क ऐड करें कि न्यू मिक्सचर का ये रेशो बने। तो इसको कैसे सोल्व करते हैं, सबसे पहले तो 750 दे रखा है, हमें ये पता करने के लिए कि कितना मिल्क है कितना वाटर है, इसके लिए क्या करना होता है, दोनों रेशो को ऐड करो, 8 और 7 कितना होगा 15, इससे डिवाइड करो,
50 आ गया। इसका मतलब एक यूनिट की वैल्यू 50 है, यहाँ पे 8 यूनिट है, हमें इसको 50 से मल्टीप्लाई करना है तो कितना हो जाएगा 400, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 350। इसका मतलब पानी, मिल्क और वाटर आपको कितना दे रखा है, ये है आपका 400 एंड पानी है आपका 350। लास्ट में क्या रेशो बनेगा न्यू मिक्सचर के अंदर, 8:5। 8:5 लास्ट में मिक्सचर बनना चाहिए। हमें बताना है कि कितना पानी ऐड करें, तो कितना पानी ऐड करें वो हम कैसे पता कर सकते हैं। वाटर तो सेम है, हमें मिल्क ऐड करना है, 350 ही वाटर है और रेशो बन गया 5। इसका मतलब कितने से डिवाइड किया होगा कि 5 बन गया। एक रेशो की वैल्यू निकालने के लिए मैं 350 को 5 से डिवाइड कर लेती हूँ, इसका मतलब एक रेशो की वैल्यू 70। इसका मतलब इसको 70 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा सेम पानी बन गया। ठीक है, 8 को भी हमें 70 से मल्टीप्लाई करना होगा, कितना बनेगा 560, लेकिन यहाँ पे तो 400 है। इसका मतलब न्यू मिक्सचर या न्यू रेशो बनाने के लिए हमें 560 पानी चाहिए, पहले हमारे पास 400 है। इसका मतलब कितना वाटर और ऐड किया, 160 वाटर और ऐड किया, तो हमारा ई आंसर आएगा 160, डी नहीं ई। अगला क्वेश्चन देखिए, 20 क्वेश्चन है, 16 नंबर पे आ गया हम। द रेशो ऑफ द एज ऑफ राहुल टू राध्या। यहाँ पे राहुल अगर सेम नाम हो तो पूरा लेटर लिख लिया करो, क्योंकि कई बार कन्फ्यूज़न हो जाता है। अगर अलग अलग हो तो आप आर और पी लिख सकते हैं। 4:7 है। द डिफरेंस बिटवीन देयर एज आफ्टर 3 ईयर इज 16। मतलब 3 साल के बाद उनकी एज का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 18 ईयर्स। हमें बताना है कि द रेशो ऑफ देयर एज इज 3 ईयर अगो। ये दे रखा है प्रेजेंट का, हमें बताना है 3 साल पहले। एक चीज़ आप ध्यान रखिए, इन्होंने बोला कि 3 साल बाद एज का डिफरेंस 18 हो जाएगा। मान लीजिए कि आप अपने भाई से 2 साल छोटे हो, आज आप अपने भाई से 2 साल छोटे हो, 20 साल बाद आप अपने भाई से कितने साल छोटे रहोगे, 2 साल ही छोटे रहोगे। क्योंकि जो एज का डिफरेंस होता है वो तो चाहे 100 साल बाद देख लो, चाहे 50 साल बाद देख लो, वो तो एक बार जो डिफरेंस हो गया वो तो हो ही गया डिफरेंस। इसका मतलब इन्होंने बोला कि 3 साल बाद 18 का डिफरेंस है, तो अभी भी तो 18 का डिफरेंस है ना। इनके बीच में कितने रेशो का डिफरेंस है, 4 में से मतलब 7 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करें 3x। इसका मतलब 3x डिफरेंस आपका 18 के इक्वल है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। ये आपका यहाँ पे 4x है, 7x है, तो इसकी एज कितनी निकल के आएगी, 4 × 6 24 आ जाएगा, और ये 7 × 6 तो 42। इसकी एज आ गई 24 एंड इसकी आ गई 42। अब इन्होंने पूछा 3 साल पहले, तो इसमें से 3 सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना बचेगा 21, और इसमें से 3 करेंगे तो कितना बचेगा 39। तो ये आपका रेशो बनेगा, लेकिन इसको कट करते हैं, 3 पे कट हो जाएगा 7 और 13, 7:13 आपका इसका आंसर बनेगा। ठीक है, लास्ट में कई बार ये दे रखा हो, जैसे राहुल और राध्या के अकॉर्डिंग हमने 7 और 13 निकाला है। अगर ये लास्ट में ऐसे बोल देते कि व्हाट इज़ द रेशो, मतलब फाइंड द रेशो ऑफ राध्या एंड राहुल, तो आपको 13:7 करना होता। लास्ट में नेम देख लिया करो पहले किसका लिख रखा है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन में कई बार कन्फ्यूज़न हो जाता है नेम की वजह से। हम थोड़ा जल्दी में होते हैं एग्जाम में, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता, तो ये छोटी मोटी मिस्टेक्स होती हैं, इन्हीं की वजह से आपके मार्क्स कट जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 6 मैन और 4 वुमेन, 6 मैन प्लस 4 वुमेन एंड कभी भी, जैसे हमने टाइम एंड वर्क राकेश यादव सर की बुक में भी इस तरह के काफ़ी सारे क्वेश्चन है, 20 से 30 क्वेश्चन है। जब भी एंड दिया होता है इसका मतलब वो दोनों मिल के काम कर रहे हैं, हम प्लस करेंगे। जब भी और दिया होता है इसका मतलब वो दोनों अलग अलग काम कर रहे हैं, 6 मैन अलग कर रहे हैं, 4 वुमेन अलग कर रही है। ठीक है, एंड है तो दोनों हम ऐड करेंगे। 24 दिन में काम को कंप्लीट करें। आपको निकालना क्या है, हमें निकालना है कि 9 मैन और 6 वुमेन उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम कैसे बनाएं, 6 को 9 और 4 को 6 बना सकते हैं क्या। अगर मैं इनका जो भी टाइम है उसको 1/5 से मल्टीप्लाई करूँ, मतलब 1.5 गुना लूँ किसी भी चीज़ का, मुझे पता है 6 है तो इसका आधा 3 और ऐड हो सकता है, तो 9 बन सकता है ये। तो मैं अगर इसका 1.5 गुना लूँ, मतलब मल्टीप्लाई करूँ 1.5 से, 1.5 होता है आपका 3/2। अगर मैं 3/2 से इसको मल्टीप्लाई करूँ 6 को, तो 9 मैन बन जाएगा। 4 को 3/2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 6 वुमेन बन जाएगा। अब आप ये मत कर देना कि आप टाइम को भी 3/2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो टाइम इसको ज़्यादा लग जाएगा, इसको 36 घंटे लग जाएंगे इनको काम को करने में। लेकिन आप एक चीज़ 36 दिन लग जाएंगे। आप एक चीज़ नोट करिए, 6 मैन और 4 वेमेन 10 लोग ही काम कर रहे थे तो 24 दिन में हो रहा था, और 15 लोग करके 36 दिन थोड़ी ना लगाएंगे, ऐसा नहीं होता। आपने जो मैन की कैपेसिटी थी उसको तो 3/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन टाइम जब मैन ज़्यादा हो जाते हैं, हमें पता है कि मैन की जो एफिशिएंसी है वो टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है।
अगर आपने इनकी एफिशिएंसी को 3/2 से मल्टीप्लाई किया तो जब हम टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, 2/3 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 16 डेज़ में उस काम को कंप्लीट कर देंगे, तो हमारा फर्स्ट आंसर आएगा। सिंपल, आपको जस्ट ये बनाना है, आप इस चीज़ को याद रखिए। ये तो गलत हो जाता ना, ज़्यादा लोग अगर इनको ज़्यादा टाइम लग जाता तो फिर इनको लेने की क्या ज़रूरत थी, इन्हीं से काम करवा लेते। तो एफिशिएंसी टाइम की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक कमेटी है जिसके अंदर मेंबर्स हैं, 4 स्टूडेंट है, 3 टीचर हैं, 2 स्पोर्ट्स कोचेज़ हैं। इसमें से हमें लेना है, अलग अलग डिफरेंट वेज में लें कि 2 स्टूडेंट आ जाएं, 2 टीचर आ जाएं और 1 स्पोर्ट का कोच आ जाए। हमें इस तरह से उन लोगों को लेना है, ठीक है। कैसे लें हम? सबसे पहले हैं 4 स्टूडेंट जिसमें से 2 लेने हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं, 4C2। नेक्स्ट क्या है, 3 टीचर हैं जिसमें से हमें कितने लेने हैं, 2, तो 3C2। स्पोर्ट्स के कोच कितने हैं, 2, और हमें लेना 1। आपको जस्ट इसको सोल्व करना है। आपको पता है 4C2 को किस तरह से सोल्व करते हैं, आपको लास्ट तक जहाँ पे जैसे 2 दे रखे है तो आपको इस वैल्यू को 2 तक खोलना है, मतलब 2 यूनिट तक खोलना है, और डिवाइड में 2 × 1, ये 1 तक जाएगी नीचे वाली वैल्यू। 2 दे रखा है तो 3 को 2 बार तक खोलना है एंड 2 × 1। 1 दे रखा है तो सिर्फ 2 तक ही ओपन करना है इसको, ठीक है। 2 से 2 कट हो जाएगा और यहाँ पे ये, तो 6 × 3 × 2, 36 पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी उनको लेने की, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रेजेंट एज ऑफ ब्रदर एंड सिस्टर, ब्रदर और सिस्टर की प्रेजेंट एज है 3:1। 2 ईयर हैंस, 2 साल बाद क्या होगा, रेशो ब्रदर एंड सिस्टर, 2 साल बाद की बात है, इसका मतलब यहाँ से ये अगर प्रेजेंट बात चल रही है तो इसके 2 साल बाद कितना बन जाएगा रेशो, 7:3। सबसे पहले कैसे सोल्व करते हैं इस तरह के क्वेश्चन को, आपको यहाँ पे डिफरेंस देखना है, कितने का है, 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2, और यहाँ पे कितना बचेगा 4। हमें ये गैप इक्वल करना होता है, तो इस गैप को इक्वल करने के लिए हम क्या करें, यहाँ पे तो 4 है ही, ठीक है। इसको 4 बनाने के लिए मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो गैप इक्वल हो जाएगा। अब ब्रदर एंड सिस्टर का क्या रेशो बनेगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, 2 और 7 और 3। अब देखिए 4 का गैप दोनों में सेम है, यहाँ पे 2 साल बाद की बात थी। अब इस गैप को देखिए कितना है, 1 का गैप, यहाँ भी 1 का गैप। इसका मतलब 1 रेशो की वैल्यू किसके इक्वल है, जितने भी ईयर्स का गैप होता है उसके इक्वल, 2 के इक्वल। 1 रेशो की वैल्यू 2 के इक्वल है। हमें क्या निकालनी है, प्रेजेंट एज ऑफ ब्रदर। ब्रदर की आपको क्या निकालनी है, प्रेजेंट एज। 2 ईयर हैंस द प्रेजेंट एज ऑफ ब्रदर एंड सिस्टर, 3 रेशो में 2 साल बाद इनकी कितनी एज बनेगी, 7:3। व्हाट इज़ द ब्रदर्स प्रेजेंट एज, हमें ब्रदर की प्रेजेंट एज निकालनी, तो 1 रेशो की वैल्यू हमारे पास 2 आ जाती है, ठीक है। ओ सॉरी, मैं सिस्टर में कंफ्यूज होगी कि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ही बनेगा, 4 तो कोई ऑप्शन दे ही नहीं रखा। ब्रदर की तो ये है आपकी एज, अगर ये प्रेजेंट का पूछ रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो प्रेजेंट में इसकी 6 है, अगर बाद की पूछता तो नेक्स्ट रेशो इसका ये 7 है। तो हमें क्या करना है, ये 6x है तो हमें 6 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, इसका मतलब उसका ब्रदर प्रेजेंट में 12 साल का है। ऑप्शन नहीं मिलेगा क्योंकि 5th ऑप्शन आपका 12 जो कट हो गया था, ठीक है, तो 5th ऑप्शन इसका 12 आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 19 हो चुका है, 20 करता है। फ्रॉम हिज मंथली सैलरी, श्याम इन्वेस्ट 15% इन अ स्कीम, 25% EMI में देता है और लोन में देता है 40% मंथली, बाकी बचा लेता है 4800 रुपये उसने बचाए। हमें टोटल सैलरी बतानी है। सबसे पहले देखिए 15% एक स्कीम में दिए उसने, स्कीम में 15% दिए, फिर उसने EMI में दिए कितने, 25%, फिर उसने लोन में दिए कितने, 40%। सबसे पहले देखिए कितना परसेंट हो गया टोटल, 25 और 15 कितने हो जाएंगे आपके, 40, 40 और 40 80% उसके जा चुके हैं। इसका मतलब टोटल 80% उसने खर्च कर दिए। उसकी टोटल सैलरी मान लेते हैं x थी, तो बाकी 20% बच गया जिसकी वैल्यू है 4800 के इक्वल। हमें x की वैल्यू निकालनी है, कैसे निकलेगी, 4800, 100 उधर जाके मल्टीप्लाई में, डिवाइड में 20, 2 से कट करें 240। इसका मतलब उसकी सैलरी कितनी है, 24,000 रुपये उसकी सैलरी है। ये क्वेश्चन इजी था, कई बार दिया होता है कि 15% उसने इन्वेस्ट कर दिया, नेक्स्ट रिमेनिंग का 25% दिया, फिर रिमेनिंग का 25% दिया, तो वो थोड़ी कैलकुलेशन बड़ी हो जाती है। इस तरह के क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। 281 बिल्कुल करंट की आपकी लेटेस्ट चेकलिस्ट है। जैसे सर ने मान लीजिए कि कल या परसों में 282 कर दी तो हम 282 कर देंगे, अदरवाइज़ एक वीडियो आपकी पीछे से शुरू करेंगे, मतलब हम 6 तक कर चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट 7th वीडियो आएगी और 281 हम मतलब करंट से भी हम
टच में रहें। ये 2023 के इन्होंने दे रखे हैं मॉक टेस्ट से, मतलब 2023 के एग्ज़ाम के लिए चेकलिस्ट बनाई गई है, लेकिन पीछे वाली भी इम्पॉर्टेंट है, वो भी क्वेश्चंस है, हम साथ के साथ करेंगे। आप बस जस्ट प्रैक्टिस करते रहिए, कहीं ये ना हो कि ज़्यादा चेकलिस्ट इकट्ठी हो जाए एंड आप इसको स्किप कर दें एंड आपका सिलेक्शन रह जाए। इसलिए अभी थोड़ी चेकलिस्ट अवेलेबल हैं, तो आप उनको फटाफट सोल्व करते रहिए। देन फिर हम अभ्यास मैगजीन के ऊपर भी जाएंगे, उसको भी सोल्व करना है। जैसे सर ने कल ही बोला था कि अभ्यास मैगजीन प्रो लॉन्च होगी अब से। प्रो के अंदर आपके मीन्स टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे, तो वो भी आपके लिए ज़रूरी है। काफ़ी अच्छा कंटेंट है, बस आप अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।